आप सभी का स्टडी सक्सेस की 95 चैनल पर स्वागत है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की साइंस की क्लास बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए साइंस का 2019 के पहले सेट का तीसरा पार्ट, जिसमें हम आपको बायोलॉजी फुल एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट कराएंगे। क्वेश्चन दिया है, केवल जल में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन दिया है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो देखिए, विटामिन दो प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील होती है और एक वसा में घुलनशील होती है। तो जल में घुलनशील वाली जो विटामिन होती है विटामिन सी और एक विटामिन बी होती है। तो एक विटामिन हमारी जो सी होती है वो जल में घुलनशील होती है और एक विटामिन बी होती है वो भी जल में घुलनशील होती है। उससे सभी जितनी भी विटामिन होती हैं वो हमारी वसा में घुलनशील होती है। तो अब हम थोड़ी विटामिन के बारे में जान लेते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज की थी सन 1912 में हॉपकिंस के द्वारा की गई, लेकिन विटामिन का नामकरण फंक द्वारा किया गया। और इसी प्रकार से विटामिन ए की खोज मैकुलर ने की और विटामिन बी की खोज मैकुलर ने की और विटामिन सी की खोज हॉपकट ने की और इसी प्रकार से विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की। तो विटामिन हमारी मुख्य रूप से होती है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो जो जल में घुलनशील विटामिन थी हमारी विटामिन बी और सी, और शेष सभी जो विटामिन होती है वो वसा में घुलनशील होती है। अगला क्वेश्चन है कि एटीपी तथा एनएडीपी इंटू 2H का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है? एटीपी तथा एनएडीपी इंटू 2H का निर्माण है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और पेरोक्सीसोम्स में और लाइसोसोम्स में। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट में। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है और एनएडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है ए फॉर होता है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी प्रकार से एनएडीपी का जो फुल फॉर्म होता है इसका होता है एन से निकोटिनामाइड, ए से होता है एडिनिन और डी से होता है डी न्यूक्लियोटाइड और पी से होता है फॉस्फेट। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन पाया जाता है। ऑप्शन प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लीशमानिया में, इनमें से सभी में। तो देखिए, इनमें से हमारा जो आंसर हो जाएगा हाइड्रा में। तो मुकुलन के बारे में समझ लेते हैं। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन होता है। तो यहाँ पर इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रा में, क्योंकि यहाँ पर जो है मुकुलन जो होता है हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी होता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रा में और ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के कौन बने होते हैं? ऑप्शन है जीवाणु, क्लोरोप्लास्ट, विषाणु, प्रायांश। तो इनमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा विषाणु। तो देखिए, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। कौन? तो केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं हमारे विषाणु, यानी जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं किस प्रकार से होता है। स्ट्रक्चर देखिए, विषाणु का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो होता है हमारा ये डीएनए है, और ये इस प्रकार से ये डीएनए है, ये इसका सिर है और यहाँ पर ये इसका गला है और ये इसकी पूंछ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्वसन तथा दहन में कोई चार अंतर बताइए। श्वसन तथा दहन में कोई चार अंतर। तो श्वसन क्या होता है? यह जैव रासायनिक अपक्रिया है और दहन क्या है? यह एक रासायनिक अपक्रिया है। और इसी प्रकार से श्वसन हमारा दूसरा पॉइंट है, यह क्रिया शरीर के ताप पर, यानी शरीर का जो ताप होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक, तो इस पर होती है, अर्थात सामान्य ताप पर होती है। लेकिन दहन की जो प्रक्रिया होती है उच्च ताप पर होती है। नेक्स्ट है, इसमें ऊर्जा चरणों में मुक्त होती है, यानी कि इसमें जो ऊर्जा होती है वो स्टेप बाय स्टेप आजाद होती है, मुक्त होती है, और इसमें ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। श्वसन में गतिज ऊर्जा मुक्त होती है, श्वसन में जो गतिज ऊर्जा होती है मुक्त होती है, और दहन में ताप तथा प्रकाश ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये थे कुछ श्वसन तथा दहन में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए एवं नाभिकीय ऊर्जा के महत्व का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
तो देखिए आइए समझते हैं यहाँ पर आंसर 10 का था ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। तो ऊर्जा के हमारे जो विभिन्न स्रोत हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पानी और भूतापीय ऊर्जा, समुद्र और नाभिकीय ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन आदि, ये सब ऊर्जा के विभिन्न स्रोत है। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया यानी वायु, सौर ऊर्जा यानी कि जो सूर्य से हमें जो प्राप्त होती है ऊर्जा, पानी और भूतापीय ऊर्जा यानी कि जो पृथ्वी की, जो धरती की जो ऊर्जा है, यानी कि जिस प्रकार से हम सूर्य के ऊपर जाते जाते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती जाती है, इसी प्रकार से पृथ्वी के नीचे जितना केंद्र की ओर जाते जाएंगे तो उतना ही हमें गर्मी महसूस होगी, तो वो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। और समुद्र और नाभिकीय ऊर्जा और साथ में जीवाश्म ईंधन आदि। तो नाभिकीय ऊर्जा के महत्व, तो जीवाश्म ईंधनों की तुलना में नाभिकीय ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है। जीवाश्म ईंधनों की तुलना में नाभिकीय ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है। जीवाश्म ईंधन जैसे मान लीजिए पेट्रोल, डीजल हो गया और ये सब हमारे जो लकड़ी हुई, ये हमारे जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा यानी कि जो हमारी यानी कि जो सूर्य से हमें जो प्राप्त होती है नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है और नाभिकीय ऊर्जा कम प्रदूषण उत्पन्न करती है। जीवाश्म ईंधन से ज्यादा प्रदूषण होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा कम प्रदूषण उत्पन्न करती है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा लंबे समय तक प्राप्त की जा सकती है। तो नाभिकीय ऊर्जा कम प्रदूषण उत्पन्न करती है और परंपरागत ऊर्जा स्रोत शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा लंबे समय तक प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, यहाँ पर ये हमारा जो केंद्रक होता है तंत्रिका कोशिका का, और ये हमारे ये जो पॉइंट रखे हुए हैं ये कोशिका द्रव्य है, और ये कोशिका काय का मतलब ये संरचना बनी हुई है, कोशिका काय है ये इस प्रकार से, और ये कोशिका काय है, इसको सेल बॉडी भी कहते हैं। और ये द्रुमिका है, ये जो बनी होती है इस प्रकार से, ये हमारी द्रुमिकाएं हैं, ये द्रुमिकाएं कहलाती हैं। और ये जो बनी हुई है इस प्रकार से शीथ, ये माइलिन शीथ कहलाती है, माइलिन शीथ। और इनके बीच में जो पॉइंट यानी जो जगह होता है ये कहलाता है हमारा तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन भी बोलते हैं इनको। ये माइलिन शीथ है जिस प्रकार से, ये माइलिन शीथ है ये, और ये हमारा तंत्रिकाक्ष कहलाता है, ये हमारा तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन कहलाता है। और यहाँ पर यह जो पॉइंट यानी जो अंतिम जो सिरा है ये हमारे तंत्रिका का अंतिम सिरा कहलाता है। तंत्रिका का अंतिम सिरा, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा कहलाता है। और ये हमारा एक्सान तंतु बने हुए हैं। तो देखिए क्या होता है, विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर के बनता है ऊतक। विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बनता है ऊतक, और ऊतक के बाद बनता है, ऊतक से बनता है अंग, ऊतक से बनता है अंग, फिर अंग से बनता है अंग तंत्र, अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र के बाद फिर बनता है शरीर, अंग तंत्र के बाद बनता है शरीर। तो इस प्रकार से यानी कि यह प्रक्रिया हमारी बनती है, यानी कि विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, और ऊतक से फिर अंग का निर्माण होता है, फिर अंग से फिर अंग तंत्र बनता है, फिर अंग तंत्र से फिर शरीर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी होती हैं? किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए परिवार नियोजन की स्थायी विधियां निम्न है। स्त्री नसबंदी ऑपरेशन, स्त्री में अन्ननलिका ऑपरेशन के बाद गर्भधारण नहीं हो सकता, यह विधि स्थायी होती है और यह कार्य संतान उत्पत्ति के समय ही कराया जा सकता है। पुरुष नसबंदी ऑपरेशन, पुरुष में शुक्र नलिका की ऑपरेशन से भी गर्भधारण की समस्या स्थायी रूप से दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, गेरका अथवा नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती हैं? थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो नलिका विहीन ग्रंथियां क्या होती हैं समझिए। हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। तो हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। और थायराइड ग्रंथि गर्दन में वायुनाल के अग्रभाग में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में वायुनाल के अग्रभाग में स्थित होती है।
और यदि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि ग्रंथि कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो पैराथायराइड ग्रंथि। तो और इससे जो स्रावित हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन और ऑक्सीजन की खपत, हृदय स्पंदन की दर का नियमन होता है इससे, और यह द्विपारित होती है। तो थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या होता है? थायराइड ग्रंथि का कार्य है यह हार्मोन स्रावित करती है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है और वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है और ऑक्सीजन की खपत भी करती है और हृदय स्पंदन की दर का नियमन भी करती है। यानी कि हृदय स्पंदन की जो दर होती है, धड़कन की दर, तो उसको नियमित करती है। यह द्विपारित होती है और यह उपापचय दर को नियंत्रित करती है। यह प्रोटीन संश्लेषण, ग्लूकोज के उपयोग एवं हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। नलिका विहीन ग्रंथियां जो अपने हार्मोन को सीधे रक्त की धारा में छोड़ देते हैं, इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। नलिका विहीन ग्रंथि जो अपने हार्मोन सीधे रक्त की धारा में छोड़ देते हैं, इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। और जो मस्तिष्क अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र होता है, थायराइड ग्रंथि जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि गर्दन में सांस नली के ऊपर और स्वर यंत्र के नीचे तितली के आकार की एक एंडोक्राइन ग्रंथि। यह ग्रंथि T3 और T4 नामक हार्मोन बनाती है और थायराइड हार्मोन का असर शरीर के लगभग हर भाग पर पड़ता है और यह ग्रंथि शरीर के तापमान का नियंत्रण करती है और शरीर के मेटाबॉलिज्म का एक प्रमुख नियंत्रक है हमारा गिरगा का मेंडल के नियम क्या है और उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। तो मेंडल के नियम क्या है, उनको उचित चित्रों द्वारा समझिए। मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, तो मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एग्जाम्पल समझिए। जब लाल कैपिटल आर वाले पौधे को सफेद पुष्प स्मॉल आर वाले पौधे में संकरण कराया जाता है, तो अगली पीढ़ी के सभी पौधे लाल पुष्प कैपिटल आर और स्मॉल आर वाले होते हैं और कैपिटल आर लाल रंग तथा स्मॉल आर सफेद रंग के जीन हैं और कैपिटल आर की उपस्थिति में स्मॉल आर अपने को व्यक्त नहीं कर पाता है, यानी कि यह स्मॉल आर अपने को व्यक्त नहीं कर पाता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे कि चित्र के द्वारा समझिए, चित्र के माध्यम से समझिए। यहाँ पर दिया लाल मटर, सफेद मटर, और यहाँ पर जो लाल मटर है, लाल मटर के कैपिटल आर के जो आर क्रोमोसोम है, तो ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, कैपिटल आर, और इसी प्रकार से जो सफेद मटर है, तो ये भी दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, इसके क्रोमोसोम आर। तो इसका जो एक क्रोमोसोम है ये कैपिटल आर के साथ पार्टिसिपेट हो जाता है और इसका जो एक क्रोमोसोम है आर कैपिटल आर, ये स्मॉल आर के साथ पार्टिसिपेट हो जाता है। तो इस प्रकार जो अगली पीढ़ी का जो पौधा आएगा वो हमारा, यानी कि जो भी अगली पीढ़ी का जो पौधा होगा उसका जो पुष्प होगा लाल रंग का होगा। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए क्या होती है प्रतिवर्ती क्रिया। तो किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। स्वचालित का मतलब अपने आप जो चालित हो, और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसका नियंत्रण मेरु रज्जु द्वारा होता है। यह क्रिया सरलतम तथा अनायास होती है, मतलब कि ये जो क्रियाएं होती हैं प्रतिवर्ती क्रिया, ये अपने आप अचानक से हो जाती हैं और कोई निश्चित नहीं होता कि ये क्रियाएं कब हो जाएं। तो किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं और इसका नियंत्रण मेरु रज्जु द्वारा होता है। यह क्रियाएं सरलतम तथा अनायास होती हैं। उदाहरण, पकवान को देखकर मुंह से पानी आना। उदाहरण है पकवान को देखकर मुंह से पानी आना, पलक झपकना और खांसना, छींकना, उबासी लेना, ये कुछ इसके प्रतिवर्ती क्रिया के कुछ उदाहरण थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो है ये हमारा कर्ण पूर्व ग्रंथि है। यहाँ पर ये मुख गुहा होता है, ये मुख है, और ये ग्रसनी है, ये ग्रसिका है, और ये यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये अधोजीवा ग्रंथि है, और ये हमारा यकृत है, और ये हमारा अमाशय है, और ये हमारा अग्नाशय है,
ये यहाँ पर ये पित्तरस है, ये पित्ताशय है, और ये हमारी ये ग्रहणी है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ग्रहणी है। ये अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ बृहदांत्र है, ये आरोही बृहदांत्र है, और इसी प्रकार से ये अग्र क्षुद्रांत है, ये अग्र क्षुद्रांत है ये, और ये हमारा आरोही, ये अवरोही बृहदांत्र है, अवरोही बृहदांत्र। ये मलाशय है, और ये हमारा अंधनाल है, ये गुदा है, और ये क्रमरूपी परिशेषिका है, ये क्रमरूपी परिशेषिका। इसलिए शरीर को जीवित दशा में बनाए रखने के लिए कोशिका में निरंतर उपापचय होता रहता है, और उपापचय के लिए भोजन या कच्चा माल जीवधारी वातावरण से लेते हैं। तो शरीर को जीवित दशा में बनाए रखने के लिए कोशिका में निरंतर उपापचय होता रहता है, और उपापचय के लिए भोजन या कच्चा माल जो जीवधारी, जितने भी जीवधारी होते हैं, वातावरण से लेते हैं। पोषण प्रक्रिया कहलाती है, यही प्रक्रिया हमारी पोषण प्रक्रिया कहलाती है। आहार पदार्थों के विशेष घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और जल हैं। तो सभी खाद्य पदार्थ इन्हीं घटकों से बने रहते हैं। किसी में कोई घटक अधिक होता है और किसी में कोई घटक कम होता है। हमारा शरीर भी इन्हीं अवयवों का बना हुआ है। शरीर का 2/3 भाग जल है, और प्रोटीन शरीर की मुख्य वस्तु है, तो जिससे अंग बनते हैं। प्रोटीन शरीर की मुख्य वस्तु है जिससे अंग बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में शरीर में रहता है, और जिसकी मांसपेशियों को सदा आवश्यकता होती है। वसा की भी अत्यधिक मात्रा शरीर में एकत्र रहती है। विटामिन और लवणों की आवश्यकता शरीर की क्रियाओं के उचित संपादन के लिए होती है। हमारा शरीर ये सब वस्तुएं आहार से ही प्राप्त करता है। हाँ, आहार से मिलने वाले अवयवों का रासायनिक रूप शरीर के अवयवों के रूप से अलग होता है। अतएव आहार के अवयवों शरीर पाचक रसों द्वारा उनके सूक्ष्म घटकों में विघटित कर देता है, और उन घटकों का फिर से संश्लेषण करके अपने लिए उपयुक्त अवयवों को तैयार कर लेता है। यह काम अंगों की कोशिकाएं करती रहती हैं। जो घटक उपयोगी नहीं होते हैं उनको ये छोड़ देते हैं। शरीर ऐसे पदार्थों को मल, मूत्र, स्वेद और श्वास द्वारा बाहर निकाल देता है। तो पाचन का प्रयोजन है आहार के जटिल अवयवों को साधारण घटकों में विभाजित कर देना। यानी कि जो पाचन का जो प्रयोजन है मुख्य रूप से आहार के जो जटिल अवयवों होते हैं, जो जटिल अवयवों को साधारण घटकों में विभाजित कर देना। यह कार्य मुंह में लार रस द्वारा, आमाशय में, यहाँ पर यह कार्य मुंह में लार रस द्वारा, आमाशय में जठर रस द्वारा, ग्रहणी में अग्नाशय, या यह कार्य मुंह में लार रस द्वारा, यह कार्य मुंह में लार रस द्वारा, और आमाशय में जठर रस द्वारा, और ग्रहणी में अग्नाशय एवं पित्ताशय द्वारा, ग्रहणी में अग्नाशय एवं पित्त रस द्वारा, और क्षुद्रांत में, और जो क्षुद्रांत होते हैं, यानी ये हमारे जो क्षुद्रांत है, और क्षुद्रांत में आंत्र रस द्वारा संपादित होता है, और क्षुद्रांत में आंत्र रस द्वारा संपादित होता है। तो आरंभिक पाचन, तो जो आरंभिक पाचन होता है वो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। तो मुख में आहार दांतों द्वारा चबाकर सूक्ष्म कणों में विभाजित किया जाता है। उसमें लार मिलता रहता है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम मिला रहता है। विकास संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो देखिए आंसर 12 का, अथवा जटिल जीवों का विकास सरल रचना वाले जीवों से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ। जटिल जीवों का विकास सरल रचना वाले जीवों से धीरे धीरे क्रमिक यानी क्रमशः परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ, और इसी परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। तो जैव विकास का सिद्धांत, तो जैव विकास की 3 सिद्धांत है क्रमशः, लैमार्कवाद का सिद्धांत, और डार्विनवाद के सिद्धांत, और उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो लैमार्कवाद के सिद्धांत तो समझते हैं हम सबसे पहले लैमार्कवाद के सिद्धांत के बारे में, कि इन्होंने अपना सिद्धांत क्या दिया था। लैमार्कवाद का सिद्धांत, तो लैमार्कवाद ने अपने सिद्धांत में कहा था कि वातावरण का सीधा प्रभाव प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव उनकी रचना एवं स्वभाव को बल देता है। और दूसरा दिया था उन्होंने, लैमार्कवाद ने अपने सिद्धांत में कहा था कि अनुकूलन की प्रवृत्ति सभी जीवों में अपने को वातावरण के अधिक से अधिक अनुकूल बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो अनुकूलन की प्रवृत्ति, तो सभी जीवों में अपने को वातावरण के अधिकाधिक अनुकूल बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और जो लास्ट स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि उपार्जित लक्षणों की वंशगति,
तो वातावरण के प्रभाव से अंगों के अधिक उपयोग अथवा निरुपयोग से उत्पन्न हुए परिवर्तन में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्रिय छात्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। यदि आप इसका नेक्स्ट सेट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।